हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम आधुनिक भारत के जितने भी आदिवासी और जनजातीय विद्रोह हुए थे उनके बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उस जो हमारा वीडियो रुक गया था तो वहीं से हम अगला नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे वाले पार्ट 1 में हमने पाइक विद्रोह तक की बात की थी, तो इस पाइक विद्रोह की हम बात कर ही रहे थे और उसी टाइम पे हमारा वीडियो रुक जाता है। तो हम इस पाइक विद्रोह को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम अगला जो हमारा विद्रोह है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों पाइक विद्रोह की, तो ये पाइक विद्रोह जो हुआ था 1817 से लेके तो 1825 के मध्य ये विद्रोह हुआ था। और इसके अगर हम स्थान की बात करें दोस्तों, तो ये स्थान उड़ीसा के उड़ीसा का जो खुर्दा क्षेत्र होता है वहाँ पे ये विद्रोह होता है। और विद्रोह होता क्यों है दोस्तों, पाइक विद्रोह होता क्यों है कि इसका कारण क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको अंग्रेज़ों द्वारा लगान मुक्त भूमि से कर वसूली करना। तो लगान मुक्त भूमि क्या होती है दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे जो पाइक समाज का जो ग्रुप होता है यहाँ पे जनजातियों का, वहाँ की एक बटालियन होती है, उड़ीसा की एक बटालियन होती है, पाइक समाज के लोग उसके अंदर रहते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा उस बटालियन के जो सैनिक होते हैं उनको लगान मुक्त भूमि यानी कि कर मुक्त भूमि उनकी सैलरी के बदले में दी जाती है। मगर होता क्या दोस्तों, 1817 में आके जो भूमि लगान मुक्त इन सैनिकों को दी जाती है उस भूमि से ये लोग कर वसूल करते हैं, लगान वसूल करने का ये बोलते हैं। जब ये बात इन लोगों से बोली जाती है तो उसी समय यहाँ के जो पाइक समाज के जो पाइक ग्रुप के जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करते हैं तो दोस्तों उनके साथ खुर्दा के जो राजा होते हैं वो भी इस विद्रोह का समर्थन करते हैं। तो ये विद्रोह इस तरीके से फैलता है जिसको 1825 में जाके इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों इस विद्रोह के अंदर ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घटती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ जब इसका जो नेता होता है पाइक विद्रोह का, वो बक्सी होते हैं, एक तो बक्सी होते हैं दोस्तों, दूसरे जगबंधु होते हैं। तो बक्सी और जगबंधु दोनों मिलकर इस पाइक विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे दोस्तों और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जगबंधु ने किया था। और इसके कारण क्या थे कि जो सेना थी, पाइक समाज के जो लोग थे उसके अंदर उन सैनिकों को सेवा भूमि दी गई थी सैलरी के रूप में, जिससे ना तो कोई लगान ली जाती थी ना कोई टैक्स लिया जाता, मतलब कर मुक्त भूमि थी। मगर 1817 में वहाँ से जब टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह हो जाता है। तो इसको पाइक विद्रोह कहा जाता है जो उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम अगले विद्रोह की बात करें, अगर अगला विद्रोह, तो अगला विद्रोह जो हुआ है दोस्तों 1818 में से 1921 तक ये विद्रोह चलता है। कौन सा विद्रोह है ये, भील विद्रोह है। और ये होता कहाँ है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के अंदर भी होता है जो खानदेश वाला इलाका है, राजस्थान में भी होता है और मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो 3 स्टेट के अंदर ये प्रभाव देखने को मिलता है, एक तो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके नेता कौन थे दोस्तों, तो नेता देख लेते हैं। प्रारंभिक जो नेता थे इसके दशरथ थे और 1822 में हिरिया तथा 1825 में सेवाराम ने इसका नेतृत्व किया है। फिर उसके बाद 1857 में भागोजी काजल सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। तो कितने लोगों का नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ है, एक तो दशरथ सिंह हो गया, दूसरा हिरिया हो गया, तीसरा आपका सेवाराम हो गया, चौथा आपका भागोजी काजल सिंह हो गए। और इसके पश्चात दोस्तों 1857 की जब क्रांति चलती है उस समय इस विद्रोह का नेतृत्व राजस्थान के जो नेता होते हैं 1857 की क्रांति के समय तो भागोजी काजल सिंह करते हैं, मगर राजस्थान में जब ये विद्रोह जाता है तो राजस्थान के नेता होते हैं मोतीलाल तेजावत। ये राजस्थान के नेता होते हैं और ये इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अब इसमें विशेष क्या है दोस्तों, इस विद्रोह का जो विद्रोह चल रहा है भील विद्रोह, इसमें विशेष क्या है, तो विशेष ये है दोस्तों, इस विद्रोह का जो समर्थन, इस विद्रोह का जो सपोर्ट किया है वो बाजीराव द्वितीय, जो आखिरी मराठा पेशवा माने जाते हैं, बाजीराव द्वितीय, जो 1818 में संधि कर लेते हैं। उसके पश्चात ये इनको पद से हटा दिया जाता है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जिनके समय लड़ा जाता है बाजीराव द्वितीय, उनके समय ये विद्रोह होता है। तो दोस्तों इनको कब हटाया जाता है, 1818 में हटाया जाता है। तो इनको हटाने की डेट और भील विद्रोह की डेट सेम है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लोगे, अगर बाजीराव द्वितीय की डेट अगर आपको याद रह गई दोस्तों तो भील विद्रोह की डेट भी आपको याद रह जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है इसकी डेट। अब इसके जो नेता है दोस्तों दशरथ, इसको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, तो आपने सभी ने पिक्चर देख रखी होगी दशरथ मांझी वाली। तो दशरथ मांझी जिन्होंने
बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके का डायलॉग उनका देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो भी एक भील समुदाय के व्यक्ति थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, दशरथ जो थे, दशरथ मांझी, वो भील समुदाय के ही थे और ये भील विद्रोह का नेतृत्व भी दशरथ ने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आपको डाउट रहने वाला है। अगर फिर भी अगर आपको वीडियो में अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे हिस्ट्री के मिलते रहेंगे। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला विद्रोह हम रमोसी विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो रमोसी विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो महाराष्ट्र के अंदर ये विद्रोह होता है 1822 से लेकर 1841 के मध्य ये विद्रोह चलता है। और इसके नेता कौन होते हैं दोस्तों? चित्तूर सिंह इसके नेता होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, रमोसी विद्रोह के जो नेता माने जाते हैं ये चित्तूर सिंह इसके नेता माने जाएंगे। और इसका कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा, जैसे कि हमने सभी विद्रोह का कारण आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी जो भी विद्रोह हुए हैं आदिवासी, उन सभी विद्रोह का सामान्य कारण लगान में वृद्धि, शोषण, भू राजस्व नीति, अंग्रेजों की नीति, ये सारे सामान्य कारण थे। मतलब सभी विद्रोह में ये कारण देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ स्पेशल कारण होंगे, वो हम बात कर ही लेंगे उसके बारे में। तो सामान्य कारण थे। तो कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा अधिक लगान में निर्धारण और जबरन की कर वसूली। तो ये सामान्य कारण में आएगा। तो इसमें विशेष क्या है दोस्तों? तो रमोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना और पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में हुआ करते थे। तो रमोसी समुदाय के जो लोग होते थे दोस्तों, ये मराठा सेना में कार्यरत थे। मतलब मराठा सेना के जो सेनापति होते थे, जो सेना होती थी, वो जो पुलिस होती थी, उनके अधीन रहकर ये कार्य किया करते थे। उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे रमोसी। और क्या है दोस्तों, 1839 में अंग्रेजों द्वारा सतारा के राजा प्रताप सिंह को पद से हटाने पर जनता ने विद्रोह कर दिया था। एक कारण तो ये हो गया आपका कि लगान और ये जबरन वसूली। दूसरा कारण क्या हो जाता है, 1839 में इनके एक राजा होते हैं, राजा प्रताप सिंह, वो सतारा के राजा होते हैं, उनको पद से हटा दिया जाता है। जब इनको पद से हटा दिया जाता है तो ये रमोसी लोग जो इनके सेवादार होते हैं, जो इनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी वर्ग इनका विद्रोह कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों नरसिंह दत्तात्रेय पंतकार नाम के एक व्यक्ति होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं नरसिंह दत्तात्रेय पंतकार। तो ये भी इस विद्रोह का समर्थन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों, किस तरीके से विद्रोह का प्रारूप बनता है। अब इसको हम याद किस तरीके से रखना है दोस्तों? रमोसी विद्रोह के जो नेता है उनको किस तरीके से याद रखना है? तो चित्तूर सिंह इसके नेता हैं। तो चित्तूर सिंह को किस तरीके से याद रखना है हम देख लेते हैं दोस्तों। रमोसी में आपको याद आ रहा होगा दोस्तों मौसी। तो मौसी हम किसको बोलते हैं दोस्तों? मौसी बोलते हैं हम बिल्ली को। तो और बिल्ली का जो आकार प्रकार, जो पर्सनालिटी होती है, वो चीते की तरह होती है दोस्तों। जो चीता होता है ना, बिल्ली और चीता के अंदर क्या समानता देखने को मिलती है दोस्तों? दोनों की पर्सनालिटी, मतलब साइज की बात नहीं कर रहे, दोनों का जो कलर वगैरह होता है, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, मतलब उसकी जो साइज़ है थोड़ी छोटी रहती है बिल्ली की, चीता साइज में थोड़ा बड़ा रहता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रमोसी मौसी और चीता, बिल्ली मौसी और चीता, इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम दूसरे विद्रोह की बात कर लेते हैं, कित्तूर विद्रोह की। तो कित्तूर विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1824 से 29 के मध्य ये विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के अंदर ये विद्रोह हुआ था। कर्नाटक कहाँ आता है दोस्तों? दक्षिण भारत का जो इलाका है कर्नाटक के अंदर। और रानी चेन्नम्मा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने नेतृत्व क्यों किया था दोस्तों? इनके पति की डेथ हो जाती है, इनकी पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। तो दत्तक पुत्र को अंग्रेज लोग तो कभी उत्तराधिकारी बनाने नहीं देंगे। और क्या किया दोस्तों अंग्रेजों ने? इनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया, और इनका जो राजपाट था, इनका जो साम्राज्य था, इनके जो भी महल वगैरह, जो भी किले वगैरह थे, इन सब के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो जब कब्जा जमा लिया दोस्तों, तो फिर उसके बाद रानी चेन्नम्मा के पास अब एक ही ऑप्शन बनता है कि अब बस मुझे विद्रोह करना है। तो रानी चेन्नम्मा इन लोगों के खिलाफ विद्रोह कर देती है। और विद्रोह का जो सहयोग करते हैं, रयप्पा नाम के एक इनके अधिकारी होते हैं, वो इनका सहयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। कारण देख लेते हैं, 1824 में कित्तूर के अंतिम शासक शिवलिंग रुद्र का मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उनके उत्तराधिकारी लेना चाहती है। उनका उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? दत्तक पुत्र के रूप में एक उत्तराधिकारी बिठाना चाहती थी रानी चेन्नम्मा। तो इसके खिलाफ विद्रोह करना पड़ता है अंग्रेजों के लिए। और रयप्पा नाम के जो अधिकारी हैं, इनका विद्रोह का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये रानी चेन्नम्मा वाला विद्रोह जो है ना, ये NT-UGC नेट के अंदर पूछा जा चुका है, PYQ के रूप में माना जाएगा ये। तो आपको याद रखना है, रानी चेन्नम्मा का विद्रोह कहाँ हुआ था? कित्तूर विद्रोह कर्नाटक के अंदर। क्यों हुआ था ये हमने बता ही दिया है। और 1824 से 29 के मध्य हुआ था ये विद्रोह।
इसके बाद अहोम विद्रोह आता है दोस्तों। अहोम विद्रोह जो होता है 1828 से 1833 के मध्य होता है। तो 1828 से 1833 का जो साल है दोस्तों, कौन का होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल है प्रथम, उनके समय ये विद्रोह होता है दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस विद्रोह, ये तो आपको डेट याद रही जाएगी। और इनके स्थान क्या है दोस्तों? तो अहोम क्षेत्र असम के अंदर है, ये भी आपको याद रह जाएगा। इसके नेता कौन है दोस्तों? तो गोमधर कुंवर और महाराजा पुरंदर सिंह। अब इनको याद रखने की ट्रिक हम बाद में देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कारण की। तो कारण क्या है दोस्तों? कि अहोम क्षेत्र के अंदर होता क्या है, अहोम क्षेत्र के ऊपर अंग्रेजों का शासन रहता है। मगर 1824 और 26 के मध्य आपको पता होना चाहिए कि आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, तो आंग्ल बर्मा युद्ध के समय अहोम लोगों की जो सेना होती है, अहोम लोगों के जो सैनिक होते हैं, उन लोगों को ले जाकर बर्मा के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। और बर्मा के ऊपर जब इनको लेकर जाया जा रहा था, तभी इन लोगों से प्रॉमिस किया जाता है, जो अहोम लोगों के जो सैनिक होते हैं, जो लोगों को लेकर जाया जाता है, उनसे प्रॉमिस किया जाता है कि ये युद्ध जीतने के पश्चात आप लोगों को अहोम क्षेत्र सौंप दिया जाएगा। होता क्या है दोस्तों, जब 1826 में ये लोग वहाँ से लौट कर आते हैं 1828 तक, तो 1828 में जब सेना लौट कर आती है, तो ये लोग अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हैं, तो फिर ये विद्रोह कर देते हैं। तो 1828 में विद्रोह करते हैं, तो पहला विद्रोह 1828 वाला विद्रोह तो इनका असफल हो जाता है। फिर उसके बाद 1830 में फिर से पुनः विद्रोह होता है। तो जब विद्रोह इतना खतरनाक होता है दोस्तों, तो अंग्रेज लोग इनके आगे झुक जाते हैं और ये अहोमों का क्षेत्र को सौंप देते हैं और इनका एक राजा बना देते हैं, महाराजा पुरंदर सिंह को उस क्षेत्र का राजा बना देते हैं। तो ये चीज़, ये घटनाक्रम घटती है दोस्तों। तो देख लेते हैं एक बार हम, कारण क्या होता है। बर्मा के युद्ध से लौटने के पश्चात अहोम क्षेत्र को लौटाने का वचन दिया था, मगर 1828 में विद्रोह असफल हो जाने के पश्चात 1830 में दूसरा विद्रोह योजना बनाई गई। तो 1828 में एक विद्रोह किया जाता है जो असफल हो जाता है, 1830 में दूसरा विद्रोह किया जाता है जो सफल होता है। तभी अंग्रेजों ने समझौता कर उत्तरी असम के प्रदेशों पर महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया जाता है और इन लोगों को सौंप दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे घटती है। अब आपको अहोम क्षेत्र का जो विद्रोह हुआ था उसका नेता किस तरीके से याद रखना है दोस्तों। तो अहोम में आपको होम दिख रहा होगा, होम, और गोमधर कुंवर में आपको गोम दिख रहा होगा। तो होम और गोम, होम गोम, होम गोम, होम गोम, आप याद रख लोगे इस तरीके से। तो होम और गोम, बस गोमधर होमधर, इस तरीके से आप रिलेट कर लोगे तो याद रह जाएगा। पुरंदर सिंह तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, कोल विद्रोह की बात कर लेते हैं। कोल विद्रोह जो हुआ है दोस्तों, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ है। छोटा नागपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको पता ही होगा। छोटा नागपुर जो हमारे बिहार और झारखंड वाला जो इलाका है, उसके बीच में जो इलाका पड़ता है, उसे छोटा नागपुर इलाका कहा जाता है। और वहाँ के नेता कौन थे दोस्तों? तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। कारण क्या था दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा चावल से निर्मित शराब के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया जाता है। तो जो चावल से निर्मित जो एक शराब बनाई जाती थी इन कोल समाज के लोगों के द्वारा, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, ड्यूटी लगा दी जाती है। तो उस ड्यूटी, उस टैक्स के विरोध में बुद्धो भगत के नेतृत्व में यहाँ पे ये विद्रोह किया जाता है। और दोस्तों ये विद्रोह जब किया जाता है तो इस विद्रोह का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है। इस विद्रोह को लार का विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो लार का विद्रोह किसको कहा जाता है? कोल विद्रोह को कहा जाता है। और ये कब होता है? 1831 से 1848 में। ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय होता है दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, उनके समय ये विद्रोह होता है। तो कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद रखना है दोस्तों। इसके बाद सूरत का नमक आंदोलन होता है दोस्तों 1844 में। 1844 में होता है दोस्तों। इसको तो बस इस तरीके से याद रख लेना है कि एक तो सूरत में होता है, गुजरात में जो स्थित है सूरत, आपको पता ही होगा। कारण याद रख लेना है कि कारण क्या था दोस्तों? सूरत में नमक बनाने को 1/2 यानी कि 50 पैसे कर लगाया जाता था पहले। एक मन के ऊपर जो मन होता है दोस्तों, उस मन पाई इकाई जो होती है, एक मन के ऊपर 50 पैसे का कर लगाया जाता था। मगर होता क्या दोस्तों, 1844 में इसके ऊपर 1 रुपया बढ़ा, मतलब उसका 50 पैसा और बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन कर लगा दिया जाता है। तो जब ये लगाया जाता है दोस्तों, तो इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है सूरत के लोगों के द्वारा। तो इस विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने 1848 में मानक नाप तोल को लागू करने का प्रयास किया और कर को वृद्धि को वापस ले लिया। तो जो इन्होंने 1 रुपया किया था उसको फिर से 50 रुपये कर दिया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें बस आपको ये जो कारण है, ये कारण इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि यहाँ से कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगले विद्रोह की।
संथाल विद्रोह की तो काफ़ी ज़्यादा फेमस विद्रोह है और ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से। तो आपका इनका साल भी पूछा जाता है, इनका क्षेत्र भी पूछा जाता है और इनके नेताओं को भी पूछा जाता है। और इसका जो उपनाम है, उपनाम से तो NT UGC नेट के अंदर क्वेश्चन तक आ चुका है कि हूल आंदोलन का क्षेत्र कहाँ था, हूल आंदोलन के नेता कौन थे, इस तरीके का क्वेश्चन NT UGC नेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, हूल आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1857 की क्रांति से एक साल पहले। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ? तो बंगाल का जो नील विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। और 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संताल विद्रोह हुआ था, जो 1855 से 56 में हुआ था। इसका स्थान क्या था दोस्तों? भागलपुर से लेकर राजमहल जिले तक। तो ये भी बंगाल के अंदर ही हुआ था। नेता कौन थे दोस्तों? सिद्धू और कानू। और सिद्धू कानू को आपको याद किस तरीके से रखना है, इसकी ट्रिक हम देखेंगे बाद में। उपनाम क्या था दोस्तों इस आंदोलन का? तो हूल आंदोलन के नाम से ये आंदोलन हुआ था। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हूल आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बंगाल के अंदर हुआ था। कारण देख लेते हैं दोस्तों। तो भू राजस्व नीति जो 1793 में आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों, भू राजस्व नीति जो स्थायी बंदोबस्त है किसके द्वारा लागू की गई थी? ये हमने वीडियो भी बना रखा है, आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा। कमेंट्स करके बताना है कि भू राजस्व नीति जो 1793 में स्थायी बंदोबस्त है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो जब ये लागू की जाती है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, तो यहाँ के लोगों को ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है। तो ये लोग अपनी ज़मीन कर रहे थे, सामूहिक खेती करते थे, उस सामूहिक खेती से इनको बेदखल कर दिया जाता है। तो जब बेदखल कर दिया जाता है तो ये संताल परगने के जो लोग होते हैं, संताल समाज के जो लोग होते हैं, संताल जाति के जो जनजाति के जो लोग होते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने मार्शल लॉ लगा दिया बंगाल के अंदर और तथा सिद्धू और कानू को पकड़ लिया। मतलब सिद्धू और कानू को पकड़ने के लिए पहले 10,000 का इनाम करती है कि जो भी सिद्धू कानू के बारे में बताएगा या जो भी सिद्धू कानू को पकड़ के लाएगा उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। और होता क्या है दोस्तों, 1856 में इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर इनको गोली मार दी जाती है। इस तरीके से दोस्तों इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। विशेष क्या है, इस क्षेत्र को दामन कोह कहा जाता है। तो दामन कोह किसको कहा जाता है? जो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक का जो इलाका है इसे दामन कोह कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आपको संथाल विद्रोह के जो नेता है सिद्धू कानू, आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों? तो संथाल में आपको जो संत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिद्ध होते हैं दोस्तों। और सिद्ध कौन कौन होते हैं दोस्तों? जो कान्हा होते हैं, कान्हा भगवान, जो कृष्ण भगवान है, ये अपनी सिद्धियाँ प्राप्त हैं, ये भी सिद्धियाँ प्राप्त है। और संत लोग होते हैं वो भी सिद्धियाँ प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो संताल का जो संत होते हैं वो सिद्ध होते हैं। इस तरीके से अगर आपने याद रख लिया तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। इसके बाद हम रंपा विद्रोह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1889 से लेकर 1924 तक ये विद्रोह चला था। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका स्थान देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे दोस्तों? अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में ये आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम व्यक्ति, दक्षिण भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे अल्लूरी सीताराम राजू थे। और ये असहयोग आंदोलन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की तर्ज पर ये अपना आंदोलन चलाया था। मगर ये अपने सिद्धांत को पूर्ति के लिए, अपने समाज कल्याण के लिए हिंसक हो जाते थे। कारण क्या था दोस्तों? रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो हुआ था उसका कारण था ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध। जो ताड़ का एक वृक्ष होता है दोस्तों, ताड़ के वृक्ष से ताड़ी यानी कि शराब निकाली जाती थी, जिसका उल्लेख आपको पता होना चाहिए कि बाबरनामा में बाबर ने किया। ताड़ के वृक्ष से ताड़ निकालना यानी कि शराब निकालने की जो विधि के बारे में बताया बाबरनामा में, तो वही निकालने की जो विधि ये लोग निकालते थे। रंपा विद्रोह के जो से रिलेटेड जो ये लोग थे वो निकालते थे, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। दूसरा, जंगल कानून लगा दिया जाता था और साहूकारों का शोषण किया जाता। तो जंगल कानून के बाद दोस्तों इनका जो वन क्षेत्र के ऊपर जो अधिकार था, वनों को जो ये काफ़ी ज़्यादा अपना भगवान वगैरह इस तरीके से मानते थे, काफ़ी ज़्यादा इनके क्लोज थे। तो जंगल कानून जब लागू किया जाता है तो इन लोगों को बेदखल कर दिया जाता था। तो इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो और विशेष क्या है दोस्तों इस विद्रोह में? सीताराम राजू ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। इनका जो विद्रोह था रंपा विद्रोह, तो ये 1924 तक चला दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था। तो जब उस समय 1920 में जब ये आंदोलन चल रहा था तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से ये प्रेरित था। मगर इसमें एक बात डिफरेंट ये थी कि ये आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को भी आवश्यक मानते थे। तो दोस्तों ये
असहयोग आंदोलन जो अहिंसक था, गांधीवादी आंदोलन, उसके तरह भी थे, और मौका आ जाए, अगर कल्याण की बात आ जाए तो ये हिंसा पे भी उतर आते थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब रंपा विद्रोह के जो नेता है सीताराम राजू, उनको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों। तो सीताराम में क्या आ रहा है दोस्तों, सीता ने राम को पाया, सीता राम में सीता ने राम को पाया, तो रंपा, राम को पाया, सीता ने राम को पाया, सीताराम में आपको दिख रहा होगा सीताराम, और रंपा में राम को किसने पाया, राम को सीता ने पाया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, रंपा में राम को पाया, तो राम को किसने पाया, सीता ने पाया, तो सीताराम। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद मुंडा विद्रोह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस विद्रोह, और यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जनजातीय आंदोलन से अगर क्वेश्चन पूछने के चांसेस अगर बन रहे हैं तो लगभग 70 से 80% इसी विद्रोह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बाई चांस 20 से 30% अदर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से तो आपको जो डेट है, कब से कब तक चला, इसका भी पूछा जाता है, इसका स्थान भी पूछा जाता है, इसके जो नेता हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इसका अगर हम बात करें समय की, तो 1895 से लेकर 1900 तक ये विद्रोह होता है। स्थान क्या है दोस्तों, तो बिहार के छोटा नागपुर पठार और रांची के दक्षिण वाला भाग। तो बिहार और रांची के जो मध्य का जो भाग था, नागपुर का जो पठार है, वहाँ पे ये विद्रोह होता है। इसके नेता कौन है, बिरसा मुंडा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बिरसा मुंडा, मुंडा आपको याद रही जाएगा। इस विद्रोह को दोस्तों उलुग खानी विद्रोह भी कहा जाता है और महाविद्रोह भी कहा जाता है। महाविद्रोह क्यों दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये विद्रोह भड़का था। तो महाराष्ट्र के अंदर भी और कई अदर स्टेट में भी ये विद्रोह की आंच देखने को मिल जाती है। तो इसको महाविद्रोह की संज्ञा प्रदान की गई है। कारण क्या था दोस्तों इस विद्रोह का, तो खुट्ट कट्टी व्यवस्था थी। खुट्ट कट्टी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, जंगल के अंदर, जैसे कि अब ये जो मुंडा समुदाय था, जंगल के अंदर इस जगह पर ये खेती करते थे। तो जब तक ये रुकते थे तो इस जगह पर खेती करते थे। फिर अब यहाँ पे खेती करते करते अब जहाँ की ये ज़मीन में जो उपजाऊ शक्ति थी वो ख़त्म हो जाती है 1 साल 2 साल के बाद। तो फिर ये दूसरी जगह जाके यहाँ पे जाके खेती करने लग जाते थे, फिर यहाँ पे जाके खेती करने लग जाते। इस तरीके से जगह जगह जाके ये समूह में खेती करते थे। तो इस व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो जंगल कानून लगाया गया तो इस व्यवस्था पर, और सामूहिक खेती जो लोग करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इसके पश्चात ही बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह किया जाता है। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो बिरसा मुंडा को जो जन्म हुआ है 1875 में हुआ है, और ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, मतलब बहुदेववाद वगैरह ये जो चलती है, मूर्ति पूजा वगैरह, इन सब चीज़, मतलब एकेश्वरवाद में ये बिलीव करते थे। और ये 1895 में अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लेते हैं। मैं एक ईश्वर का दूत हूँ और जो मैं बोलूँगा आपको करना पड़ेगा, ये बात ये बोलते हैं। और ये बोलते हैं अपने समर्थकों से सिंह बोंगा नाम के एक देवता हैं, उनकी आपको पूजा करना है। तो अपने देवता के बारे में, किस देवता के बारे में बताते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सिंह बोंगा नाम के एक देवता है, उनके बारे में बोलते हैं कि इनकी आपको पूजा करना है, और अपने आप को ईश्वर का दूत बना लेते हैं। कब बना लेते हैं, 1855 में। फिर बाद में दोस्तों एक बात बोलते हैं, जब ये विद्रोह चलता रहता है उसी समय एक स्टेटमेंट देते हैं कि दिकुओं से, दिकू कौन होता है दोस्तों, दिकू के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। दिकू वो होता है जो इनकी संस्कृति, कल्चर और इनके जो समाज है उससे बाहर के जो लोग हैं, महाजन लोग, ब्रिटिश लोग, जितने भी जो भी लोग बाहर के लोग होते हैं उनको दिकू माना जाता है। जो शोषण करते हैं उनको दिकू की श्रेणी में रखा है। तो दिकुओं से हमारी लड़ाई है, मतलब बाहर के लोगों से हमारी लड़ाई है। उनके खून से ज़मीन को इस तरह लाल करना है जैसे लाल झंडा। तो उनके खून से इस तरह ज़मीन लाल करना है जैसे लाल झंडा। तो ये बात किसने कही है, बिरसा मुंडा ने कही है। किससे कही है, अपने समर्थकों से कही है। इसके बाद दोस्तों जब ये विद्रोह चलता रहता है तो जून इनको बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है। बिरसा मुंडा को पकड़ने के बाद 1900 में हैजा नामक बीमारी से, हैजा दोस्तों, हैजा नामक बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की रांची जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है, मुंडा विद्रोह के बारे में हमने पूरी बातें देख ली है। तो आपको अब ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं करेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों ताना भगत आंदोलन की। तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ है 1914 में हुआ है दोस्तों। 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ, और यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन भी था, और जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी ये आंदोलन था। जो भू राजस्व से रिलेटेड जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी था, और धार्मिक सुधार भी था। इसके नेता कौन थे दोस्तों, जात्रा भगत और उमराव भगत। तो भगत से भगत आपको याद रह जाएगा दोस्तों, जात्रा भगत है इनका नाम, पूरा नाम जात्रा भगत माना जाएगा। कारण क्या था दोस्तों, माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी भी नहीं करेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। तो मतलब इन सारी चीज़ों का इन्होंने विद्रोह किया है, यह जो सामान्य कारण में आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, इस आंदोलन के तहत आदिवासी समाज पशु बलि, मांस भक्षण,
जीव हत्या, शराब सेवन पर रोक लगाने का भी अभियान छेड़ा गया था। मतलब ये अभियान दो तरह से चल रहा था, एक तो है कि ये माल गुजारी वगैरह ये नहीं देंगे, दूसरा हमारे समाज के अंदर भी ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ साथ चल रही थी। तो इनके जो अनुयायी थे इनको ताना भगत कहा जाता था दोस्तों। जो जात्रा भगत के जो अनुयायी थे इनको ताना भगत या भगत कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद अंत में महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़ जाता था। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1920 में चलता है, तो 1920 में ये आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं, मतलब इनका जो आंदोलन है उसमें समा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, 1948 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो ताना भगत रियल एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया जाता है, जिसके द्वारा इनकी जो ज़मीन होती है इनकी ज़मीन इनको लौटा दी जाती है। जो अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है वो ज़मीन इस एक्ट के माध्यम से इनको लौटा दी जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, जात्रा भगत ताना भगत आंदोलन के नेता थे। इसके बाद रानी गाइडिनल्यू नागा आंदोलन 1917 से 1931। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनटी यूजीसी नेट का ये फेवरेट फैक्ट माना जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और एनटी यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये विद्रोह कहाँ हुआ था, नागा आंदोलन के नाम से विद्रोह क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और रानी गाइडिनल्यू के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मणिपुर और उत्तर पूर्वी भारत जो था, नॉर्थ ईस्ट वाला जो भारत था, वहाँ पे ये विद्रोह फैला था। नेता कौन थे दोस्तों, तो रोंगमेई समाज के एक नेता थे जादो नाग, और रानी गाइडिनल्यू के नाम से भी ये विद्रोह बाद में फैलता है। तो होता क्या दोस्तों, कारण अंग्रेजी की नीतियों का विरोध करना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो 19 अगस्त, मतलब ये विद्रोह 1917 से चलता है, मगर 29 अगस्त 1931 को जदो नाग को फांसी दे दी जाती है। जब जदो नाग को फांसी दे दी जाती है तो इसके पश्चात दोस्तों जो आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व 17 वर्ष की उम्र में रानी गाइडिनल्यू के हाथ में ये आ जाता है, और इसका आंदोलन का ये नेतृत्व करने लगती है। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलता है दोस्तों, 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। तो इसी आंदोलन से ये आंदोलन लिंक हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। तो दोस्तों इनको फिर पकड़कर रानी गाइडिनल्यू, ये जो है ना रानी गाइडिनल्यू, इनको पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और इनको जब तक जेल के अंदर रखा जाता है जब तक देश को आज़ाद नहीं किया जाता। देश को आज़ाद होने के पश्चात ही इनको निकाल के फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको रानी की उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि रानी गाइडिनल्यू को जो रानी की उपाधि प्रदान की गई है वो किसने दी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये उपाधि प्रदान की गई है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिया गया है सभी विद्रोह के बारे में। तो यहाँ पे ये लिस्ट दे दी गई कौन सा विद्रोह कब हुआ है और इसके नेता कौन है। तो ये आपको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर किस तरीके से आप देखना चाहो वैसे तरीके से आप देख सकते हो। तो चुआर विद्रोह जो है 1768 से 72 में हुआ है, और जगन्नाथ दुर्जन सिंह इसके विद्रोह जो नेता थे। तो चोर जो होते हैं दुर्जन होते हैं, इस तरीके से हमने बताया था। पोलीगर विद्रोह आपका देखने को मिला वीर पी कट्टावामन, जो केरल के इलाके में हुआ था, तमिलनाडु के इलाके में हुआ था, मालाबार और डिंडीगुल वाले इलाके में। वेलुथम्पी विद्रोह के नेता वेलुथम्पी ही थे। भील विद्रोह हुआ था आपका दशरथ हिरिया सेवराम, हमने देख ही लिया था इनके बारे में। होज विद्रोह हमने देखा ही नहीं। कोल विद्रोह जो था दोस्तों बुद्धो भगत, आपको पता ही होना चाहिए। संथाल विद्रोह के जो नेता थे सिद्ध होते थे, इसलिए सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह हमारा उड़ीसा के अंदर हुआ था। रंपा विद्रोह सीताराम राजू, इनका हमने देख ही लिया है। ताना भगत आंदोलन जात्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद दोस्तों रमोसी विद्रोह, तो रमोसी हमारी हमने देखा था, मोसी और चीता की बात की थी हमने, चित्तर सिंह। अहोम विद्रोह जो हुआ था हमारा असम के अंदर हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह देख लेते दोस्तों। अहोम विद्रोह जो हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, आपने देखा था। इसके बाद दोस्तों खमती विद्रोह, त्रिपुरा विद्रोह, कोया विद्रोह, ये सारे विद्रोह हो गए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक खांसी विद्रोह था, खांसी विद्रोह देख लेते हैं।
ये हमारा खांसी विद्रोह है दोस्तों। ये खांसी विद्रोह 1829 से 33 के मध्य हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और खांसी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका होता है, असम मेघालय, वहाँ पे ये विद्रोह फैला था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तीरथ सिंह किस तरीके से याद रखोगे दोस्तों? खांसी विद्रोह के नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। तो खांसी जो होती है दोस्तों, ये बूढ़े लोग, जो बुढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज वाले होते हैं, उनको खांसी होती है। और खांसी उन लोगों को होती है, और वो लोगों का जो फेवरेट काम होता है दोस्तों, उनकी तीरथ करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कभी भी आप बुढ़े लोगों से, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनसे पूछोगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्दिक इच्छा होती है कि हमको तीरथ करना है। तो इस तरीके से आपको खांसी विद्रोह से तीरथ सिंह याद रख लेना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे और जो विद्रोह है इन सभी की बात कर ही ली थी, तो ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। और वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स करके बताएं कि हमको ये चीज़ अब समझ में नहीं आई है। डाउट है तो डाउट्स भी आप ज़रूर बताएं। और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।